जी जी। सबर कर एक मिनट बेटा। आयशा, मैं क्लास ले रही। आयशा, अम्मी की बात करो, हीरा की कॉल है। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। Enzyme क्या है बेटा? Enzymes are proteins produced by the living cells which are capable of catalyzing a chemical reaction in a living organism to yield specific product without getting used up. एंजाइम एक ऐसे लिविंग सेल्स हैं, एक ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, एक ऐसी मतलब समझ ले मशीन है जो कि कैपेबल है कि वो कैटलाइज करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाएगा, लेकिन उसके अंदर खुद यूज नहीं होगा। ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम सबस्ट्रेट डालेंगे और प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, ठीक है, और मशीन खराब नहीं होगी। तो ये एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा एंजाइम है, एक ऐसी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जो कि विदाउट यूजिंग अप, वो खुद यूज नहीं होती और रिएक्शन करवाती है, रिएक्शन को स्पीड अप भी करवाती है और रिएक्शन को स्टॉप भी करवाती है, बट दे नेवर इनिशिएट एनी रिएक्शन, रेदर ओनली एक्सलेरेट द प्री एग्जिस्टिंग रिएक्शन। बेटा ऐसा नहीं है कि रिएक्शंस होने के लिए एंजाइम जरूरी है, लेकिन रिएक्शन अच्छे तरीके से होने के लिए, रिएक्शन जल्दी होने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एंजाइम ज़रूरी है। यानी कि रिएक्शन को एंजाइम स्टार्ट नहीं करता, लेकिन इनहेंस, मॉडिफाइड, एडवांस्ड, स्पीड अप ज़रूर करता है। अब समझ आया आपको कि एंजाइम इनिशिएट नहीं करता रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन को मॉडिफाइड, एडवांस्ड, पुल्ड अप, इनहेंस, स्पीड अप, फास्टर ज़रूर करता है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? वैसे कैटलिस्ट होते हैं जो किसी रिएक्शन के अंदर वर्क करें, उस रिएक्शन को एनहेंस करें, शेयर अ प्रॉपर्टी विद केमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम जिस तरह आम नॉन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं ना, इसी तरह की एग्जांपल्स, इसी तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं कैटलिस्ट, शेयर करते हैं प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज विद इन रिएक्शंस। एंजाइम्स आर नेदर कंज्यूम्ड और नॉर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। पूरे रिएक्शन में ना एंजाइम यूज होता है और ना एंजाइम प्रोड्यूस होता है, यानी एक एंजाइम जिस तरह का हमने रिएक्शन में छोड़ा, उसी तरह का रिएक्शन के बाद वो हमें मिलेगा, ना वो यूज होगा, ना वो चेंज होगा, ना वो खत्म होगा, ठीक है। एंजाइम्स डू नॉट कॉज रिएक्शन टू टेक प्लेस, but they greatly enhance the rate of reaction that would proceed much slower in their absence. वो reactions जो catalyst या enzyme के बिना बहुत slow हो रहे होते हैं ना, उन catalyst को enhance करता है enzyme, यानी वो वाले reactions जो without presence of enzyme proceed much slower, यानी एब्सेंस ऑफ एंजाइम की वजह से वो वाले रिएक्शंस बहुत स्लो हो रहे हैं। दे अल्टर द रेट बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दैट दे कैटलाइज्ड। ये रेट को चेंज करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रहेगा इन द रिएक्शन। रेट मतलब स्पीड, रिएक्शन की स्पीड चेंज करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम बराबर रहेगा। इक्विलिब्रियम जितना सब्सटेंस उतना ही प्रोडक्ट, जितना रॉ मटेरियल उतना ही प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को वेस्ट नहीं करेगा और ना उसके अंदर शामिल होकर प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा,
ठीक है, इक्विलिब्रियम को खराब नहीं करेगा, सिर्फ रेट इनहेंस करेगा, यानी स्पीड बढ़ाएगा उसकी। एंजाइम एग्जीक्यूट करते हैं दो बेसिक फंक्शंस, एक कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंजाइम केमिकल नेचर लाइक कैटालाइट्स शो करते हैं। मोस्ट एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन आर हाईली एफिशिएंट प्रोसीडिंग फ्रॉम 10(3) to 10(8) टाइम। इतना फास्टर कि अगर वो 30 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहा है तो एंजाइम के उस रिएक्शन में आने के बाद वो 80 मॉलिक्यूल्स को यूज करेगा एट अ टाइम। आप समझ रही हैं? 100 to 1000 टाइम रिएक्शंस को इनहेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है। Typically, each enzyme molecule is capable to transforming 100 to 1000 substance molecule into product each second. एंजाइम इतना एफिशिएंट है, इतना अच्छा काम करता है कि वो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बेटा मेरा माइक तो फुल है। अब बताएं, थोड़ा और लाउड बात करूं? कैटालिक्स यानी एंजाइम इतने ज्यादा एफिशिएंट हैं कि वो 100 to 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं विद इन ईच सेकेंड। एक सेकेंड में 100 to 1000 सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। इतना फास्टर रिएक्शन है एंजाइम्स का, इतने एफिशिएंट हैं। ठीक है, रेगुलेशन, एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेट करना बेटा, जब जरूरत हो तो चले, जरूरत ना हो तो निकल जाए, इसे कहते हैं रेगुलेशन। एंजाइम्स कैन बी एक्टिवेटेड, हमें रिएक्शन में जरूरत है ना, एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। हमें रिएक्शन में जरूरत नहीं है, एंजाइम इनहेबिट हो जाएगा। एंजाइम कैन बी एक्टिवेटेड और कैन बी इनहेबिटेड so that the rate of product of formation responds to need of the cell. सेल को जितनी जरूरत है, सेल को प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सेल को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सेल को ग्लाइकोजन नहीं चाहिए, तो जितने भी ग्लूकोज रखे हुए एंजाइम इनहेबिट हो जाएगा, उन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज नहीं करेगा। समझ आई आपको बात? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, एंजाइम एक्टिवेट भी होते हैं, इनहेबिट भी होते हैं, रेगुलेट करते हैं। एंजाइम की अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए बेटा, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन, अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन, इन सबसे ज्यादा इजी एंजाइम की क्लासिफिकेशन है। तो जब आपके पास ये सवाल आए, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ देम, एंजाइम, लिपिड्स और अमाइनो एसिड्स, तो बेटा आंखें बंद करके एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन चूज कीजिएगा। टाइम कम, मार्क्स भी फुल और याद करना भी इजी। एग्री? चलें, एंजाइम क्लासिफिकेशन डिवाइडेड इनटू 6 मेजर क्लासेस। इनकी 6 मेजर क्लासेस हैं, जिनकी फर्दर आगे से सब क्लासेस हैं। उन मेजर क्लासेस में ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी एंजाइम्स रिएक्शन के अंदर या ऑक्सीडेशन करवाएंगी या रिडक्शन करवाएंगी। ट्रांसफेरेज, एएसई क्या शो करता है? एएसई शो करता है एंजाइम। इसके आगे वाला एस एंजाइम्स, यानी बहुत सारे मिलकर। एएसई का मतलब है एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराता हो। ट्रांसफरेज, ऐसा एंजाइम जो ट्रांसफर करवाता हो फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप अमाइनो एसिड भी हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है। हाइड्रोलेसिस, एस मतलब एएसई, ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोलेस करवाए। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ट्रांसफर ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रोलेस, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, 3 क्लासेस हमने पढ़ी। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज,
हाइड्रोलेज, ठीक है। इसके बाद बेटा आएगी तीन क्लासेस और आएंगी। लियाज, लिया का मतलब होता है रिमूव करना या ऐड करना या रिमूव करना। क्या? एलिमेंट। एलिमेंट में वाटर एलिमेंट, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी जो डबल बॉन्ड बनाता हो। लियाजेस मींस ऐड या रिमूव करना ऐसा एलिमेंट जो वाटर, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता हो या मूव करता हो। लियाज, ठीक है। आइसोमेरेज, आइसोमेरेज ASE मींस एंजाइम, आइसोमेरेज मींस आइसोमर रिएक्शंस कैटालाइज करेगा या रीअरेंजमेंट करेगा उन एटम्स की विद इन मॉलिक्यूल्स, यानी ना तो उन एटम्स को निकालेगा ना दूसरे एटम्स उसके अंदर लगाएगा, बस उन्हीं एटम्स को रीअरेंज करेगा। जैसे हम कहते हैं किसी बुक शेल्फ की सफाई की जाए, आप उसमें ना बुक ऐड कर रहे हो ना बुक रिमूव कर रहे हो, आप उन बुक्स को रीअरेंज कर रहे हो, तो बुक शेल्फ की डस्टिंग हो गई या सेटिंग हो गई। तो रीअरेंजमेंट करना आइसोमेरेज का काम है। उसके बाद 6th एंड लास्ट क्लास है हमारे पास लाइगेज। लाइगेज टू एंजाइम्स को जोड़ना, सॉरी टू मॉलिक्यूल्स को जोड़ना, प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स को आपस में बाउंड करना, गिठान लगाना, उनके बीच में जॉइंट बनाना, लिगेज। लिगेज का ही काम है। आपको क्लासेस याद हुई? ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमेरेज, लिगेज, लाइगेज, ठीक है। मतलब 6 क्लासेस हैं आपकी। इन 6 को अब हम फर्दर अच्छे से पढ़ते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है? These are the enzymes that catalyze oxidation reduction reactions. ऑक्सीडेशन भी करता है, रिडक्शन भी करता है, यानी ऑक्सीजन ऐड भी करता है, हाइड्रोजन रिमूव भी करता है। एक सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। इसकी डिफरेंट सब क्लासेस हैं जो कि डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स के ऊपर एक्ट करती हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज समझ आया? किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड भी कर सकता है और हाइड्रोजन रिमूव भी कर सकता है। तो these are the enzymes which have capabilities to oxidize or reductase the chemical reaction. Transferase number 2 class classification. Transferase transfer a group other than hydrogen from one substrate to another substrate. एक मॉलिक्यूल एक जगह से ट्रांसफर करेगा हाइड्रोजन को दूसरी साइड, दूसरे मॉलिक्यूल में, उस एंजाइम को बोलेंगे ट्रांसफरेज। सच ग्रुप इंक्लूड्स मिथाइल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, phosphate group, acyl group, glycosyl groups. These are the subclasses. These are the subclasses of this class. यानी ट्रांसफरेज की। बेटा बुशरा खान कौन है? क्या ये हमारी क्लास में? यस मैम, हमारी है। यस मैम। ओके बेटा। बेटा एंजाइम हर रिएक्शन के लिए नीडेड होगा या नहीं? बेटा जिस रिएक्शन में जरूरत होगी वहां एंजाइम आएगा। कुछ रिएक्शन स्लो चल रहे होते हैं और उनका प्रोडक्ट भी स्लो ही चाहिए होता है, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि उन रिएक्शंस को एंजाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो रिएक्शंस ऐसे ही होते रहेंगे। बॉडी में 80% रिएक्शंस विदाउट एंजाइम्स होते हैं, लेकिन 20% रिएक्शंस विदाउट एंजाइम होते हैं, लेकिन 80% को एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, भले वो इन्हेंस करने के लिए पड़े या उस रिएक्शन को रोकने या इनहेबिट करने के लिए पड़े। ठीक है, 80% रिएक्शंस को एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ट्रांसफरेज इज अ क्लास ऑफ एंजाइम्स जो ट्रांसफर करता है सारे ग्रुप्स को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। ठीक है, इसकी सब क्लासेस में है मिथाइल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप,
एसाइल ग्रुप और ग्लाइकोसाइल ग्रुप। एग्री? बेटा इसके बाद आता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज मीन्स हाइड्रोलेज बॉन्ड सच एज पेप्टाइड, ईस्टर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। बेटा पेप्टाइड बॉन्ड्स, ईस्टर बॉन्ड्स, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, यानी कि जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे या प्रोटीन होंगे, प्रोटीन्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगी बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होंगी। ईस्टर बॉन्ड्स अमाइनो एसिड्स के दरमियान होती हैं। इन बॉन्ड्स को तोड़ना हाइड्रोलाइसिस एंजाइम का काम है। दे आर कॉमनली फाउंड इन द डाइजेस्टिव सिक्रीशंस एंड लाइसोसोम्स। डाइजेस्टिव सिक्रीशंस क्यों? बेटा देखें, एक खाना हमारी बॉडी में गया, उससे डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस की जरूरत पड़ती है। उन डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने के ऊपर एक्ट करते हैं और खाने को तोड़ के ग्लूकोज के पैकेट्स बनाकर ब्लड में भेज देते हैं, और वो ब्लड के थ्रू हमारे टिश्यूज में पहुंच जाते हैं और समझते हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट भी हो गया और एब्जॉर्ब भी हो गया। बेटा जस्ट फॉर व्हाइल 1 मिनट वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। यस जी, तो हाइड्रोलिस समझ आया? ये डाइजेस्टिव जूसेस में प्रेजेंट होता है। ये डाइजेस्ट इस सेंस में करता है कि ये प्रोटीन होगी तो उसके बीच की पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, प्रोटीन को छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में चेंज करेगा और रुकाइड बॉडी एरियाज में भेज देगा। कार्बोहाइड्रेट्स होगा तो उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होंगी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को तोड़ेगा और कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे ग्लूकोज, छोटे छोटे स्टार्च, छोटे छोटे स्क्रैच फॉर्म में भेजकर कहाँ भेज देगा? रुकाइड टिश्यूज की तरफ। अगर ईस्टर बॉन्ड्स यानी लिपिड्स को तोड़ेगा, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना होगा तो ईस्टर बॉन्ड्स हैं जो उनके बीच में, उन ईस्टर बॉन्ड्स को तोड़ेगा और डाइजेस्ट करवाएगा लिपिड्स को। तो हाइड्रोलेज एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा? ये मतलब क्या इंटरनेट इशू है? सुना है जैसे कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट इश्यूज हैं और रात 12 बजे से सुबह 8:30 बजे तक इंटरनेट नहीं चला था। क्या ऐसा है? नो मैम। ऐसा नो मैम चल रहा था। अच्छा हमारा नो मैम हमारा तो चल। अच्छा ठीक है। नहीं चल रहा था। हाँ ऐसा कुछ जगह पे ऐसा था क्योंकि कुछ मतलब मेरे कोलीग्स वगैरह वो सब कह रहे थे कि इंटरनेट नहीं चल रहा, जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस देनी थी। सुबह 8:30 बजे नेट चला है। चले, हो सकता है ये न्यूज़ फेक हो। नाउ द वन इज लाइसिस। लाइस करना, रिमूव करना, क्या? केमिकल ग्रुप्स को फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस डाइजेस्टिव एंजाइम में ही प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन को तोड़ता है। इसके अलावा अगर किसी केमिकल ग्रुप को रिमूव करना हो, किसी सब्सटेंस को तोड़ना हो, किसी प्रोडक्ट को वीक करना हो, तो हम यूज करते हैं लाइसेज एंजाइम। लाइज यानी कि वो रिमूव करते हैं। ये ग्रुप रिमूव करता है क्या? वाटर, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम सब्सटेंस, फ्रॉम सबस्ट्रेट, फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रॉम कंपाउंड, फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, वहां से रिमूव करता है वाटर, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप को। इसलिए हम उसे कहते हैं लाइज। यानी वो काम जो हाइड्रोलाइज नहीं करता वो लाइज करता है। दोनों का काम है रिमूवल ही, दोनों का काम है रिमूवल ही करके, केमिकल ग्रुप्स को रिमूव करके केमिकल प्रॉपर्टीज उस मॉलिक्यूल्स की खत्म करना, उस मॉलिक्यूल्स को तोड़ के डाइजेस्ट करना। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोलाइज होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड, ईस्टर, लिपिड्स इन सब पे काम करेगा। और अगर लाइज होगा तो वो अदर देन ग्रुप जो हाइड्रोलाइसिस छोड़ेगा वो लियासिस पकड़ेगा। समझ रहे हैं आप? वो रिमूव करेगा वाटर को, अमाइनो ग्रुप को, कार्बोक्सिल ग्रुप को।
Isomerase catalyze interconversion of isomers of compounds. Interconversion of isomers of compounds. एक compounds का isomers. Isomers means strand, ऐसी strands जो के अपने अंदर similarities रखती हूँ. Similarities यानी same properties के compound. सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के वो कंपाउंड्स, उनको इंटर कन्वर्जन करता है. इंटर कन्वर्जन यानी जहां जिसकी जरूरत होगी वो वहां से ग्रुप उठा के दूसरी स्ट्रैंड के स्ट्रैंड दोनों आपस में सेम प्रॉपर्टीज शेयर कर रही हैं. ठीक है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो इंटर कन्वर्जन करेगा, कैटलाइज्ड करेगा, वहां के मॉलिक्यूल्स को उठा के दूसरी स्ट्रैंड में लगाकर अपना फंक्शन मतलब पूरा करेगा या प्रोडक्ट बनाएगा. सबस्ट्रेट इंक्लूड अल्डोज, कीटोज, आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स. बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जैसे ग्लूकोज और ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज अ प्रीकर्सर ऑफ ग्लूकोज. ठीक है बेटा, जब ग्लूकोज को पढ़ते हैं उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ते हैं, एक कीटोज ग्रुप पढ़ते हैं. दोनों के लगने से बनना तो ग्लूकोज ही है ना. तो आइसोमर चेन्स हैं, ऐसी चेन्स जो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी को शेयर करती हैं. लेकिन हम एल्डिहाइड को रिमूव करके कीटोज लगाएं या कीटोज को रिमूव करके एल्डिहाइड करें, अकॉर्डिंग टू नीड. लेकिन स्ट्रैंड ऐसी बनेगी जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शेयर कर रही होगी. तो सेम प्रॉपर्टीज को शेयर करने वाले ग्रुप्स को ट्रांसफर करना, इंटर कन्वर्जन करना आइसोमेरेज एंजाइम का काम है. ठीक है. लाइगेज बाउंडिंग करना, जोड़ना. बेटा जब हमने डीएनए आरएनए की रेप्लिकेशन पढ़ी थी तो मैंने आपसे कहा था डीएनए की जो दूसरी रेप्लिकेशन मतलब हो रही है, जो उसकी सेकंड स्ट्रैंड है, सेकंड स्ट्रैंड में फ्रेगमेंट में जाकर डीएनए बन रहा था. फ्रेगमेंट्स में उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ रहे थे लाइगेज एंजाइम. पॉलीमरेज एंजाइम्स बना रहे थे और लाइगेज कर रहे थे यानी जोड़ रहे थे. तो बेटा लाइगेज एंजाइम्स बाइंड करता है दो सबस्ट्रेट्स को एक साथ. बाइंडिंग अक्कर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड ना एसिडिक ना बेसिक, इससे पीएच भी खराब नहीं होती. सो लाइगेज. सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय अ हाई एनर्जी फॉस्फेट. ये फॉस्फेट की एनर्जी यानी एटीपी से एडीपी वाली एनर्जी को यूज करके बाइंडिंग्स करवाएगा दो सबस्ट्रेट्स के बीच में, उसे हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम. बेटा आपको क्लासिफिकेशन समझ आई? जल्दी से 6 क्लासेस हैं, मुझे जल्दी से नाम बता दें जस्ट. नंबर 1 कौन बताएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलाइसिस, लाइजेज, आइसोमेरेज और लाइकेज. दैट्स वेरी गुड शीला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. 6 क्लासेस आपने याद कर ली. मैं आपसे कह रही हूँ इसकी क्लासिफिकेशन इतनी इजी है. अगर लम्स में सवाल आता है और चॉइस में सवाल होता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ देम, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन, तो आप लोग एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या लिपिड्स, तो आप बेटा एंजाइम्स को चूज कीजिएगा. एंजाइम की क्लासिफिकेशन बहुत आसान है. अब एंजाइम का कुछ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. एंजाइम करते इतना सारे काम है लेकिन करता कैसे है बेटा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. एंजाइम में एक होती है एक्टिव साइट, एक होती है इसकी एक्टिव साइट. एंजाइम मॉलिक्यूल्स कंटेन अ स्पेशल पॉकेट या क्लेफ्ट. ऐसे कर लें एक एंजाइम, और इस एंजाइम के अंदर आपने लॉक एंड की मेथड पढ़ा होगा सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक में जब हम एंजाइम्स पढ़ रहे थे. जी मैम. ठीक है बेटा. लॉक एंड की का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो उस एंजाइम को चाहिए, अगर वो ही उसकी एक्टिव साइट पे लगेगा तो ही एंजाइम काम करेगा. यानी वो एंजाइम लॉक है, उसकी एक्टिव साइट में रिक्वायर्ड सब्सटेंस यानी वो जिसके लिए बना है, वो जिसके लिए सिलेक्टिव है, वो ही अगर आकर एज अ की उसके अंदर लगेगा तो ही वो अनलॉक होगा और तो ही तभी वो काम करेगा. लॉक एंड की मेथड इज एन एक्टिव साइड मेथड. एक्टिव साइड में enzyme molecules contain a special pocket या cleft called as active site. The active site contain amino acid side chain that create a three-dimensional surface complementary to the substrate. Active site की ऐसी shape बनी होती है
कि वो अकॉर्डिंग टू शेप 3 डायमेंशनल सरफेस 3 डायमेंशनल स्पेस के जरिए अपने सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करती है और अपने सबस्ट्रेट को मीट करती है। इसी को तो एक्टिव साइट कहते हैं कि वो इतनी एक्टिव होती है कि वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सरफेस देती है फॉर द सबस्ट्रेट। उसका रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट उस पर लगेगा तो वो काम करेगा। एक्टिव साइट बाइंड करती है सबस्ट्रेट से फॉर्मिंग द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब कोई सबस्ट्रेट आकर उसकी एक्टिव साइट पे लगता है उस वक्त वो सिंपल एंजाइम कहलाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में जब वो अपने उस सबस्ट्रेट को से मिलकर प्रोडक्ट बना लेगा। अब बात को समझ रहे? सबस्ट्रेट क्या है? रॉ मटेरियल है बेटा, एक एंजाइम और उसकी एक्टिव साइट, यानी एक मशीन और मशीन का मुंह खुला पड़ा है, उसके अंदर हमने रॉ मटेरियल भर दिया, हमने रद्दी फेंक दी उस मशीन के अंदर। उस रद्दी को जब मशीन ने एक्सेप्ट किया तो वो कॉम्प्लेक्स क्या बना? मशीन और रद्दी का कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम एंड सबस्टेंट कॉम्प्लेक्स। अब उस रद्दी को एंजाइम ने अंदर क्या किया? ट्रांसफ्यूज किया, यानी कि उसने अपनी उसकी शेप चेंज की, ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसने उस रद्दी को एक प्रोडक्ट यानी एक गत्ते की सूरत में, एक पेपर की सूरत में बाहर निकाला, एक अच्छे पेपर की सूरत में। उस वक्त जो उसने हमें प्रोडक्ट में एक अच्छा पेपर दिया, दैट्स मीन अब उसने बनाया है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो सबस्टेंस जब मशीन के साथ जाएगा तो एंजाइम सबस्टेंस कॉम्प्लेक्स, और जब वो उसको ट्रांसफॉर्म करके प्रोडक्ट रिलीज करेगा तो बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एग्री? समझ आ गई? ये इसकी एक्टिव साइट थी। कोफैक्टर क्या होते हैं बेटा? इन सबको समझना बहुत आसान है। अगर वो एंजाइम एक्टिव साइट पे अपने एक्टिव होने के लिए नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस मांगेगा तो हम बोलेंगे ये उसका कोफैक्टर है। कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एलिमेंट है, ऐसा मटेरियल है जो इनऑर्गेनिक है, एक मेटल है। अगर नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंजाइम को चाहिए होगा अपना काम करने के लिए, उस वक्त हम उस नॉन सब्सटेंस एलिमेंट को बोलेंगे दिस इज अ कोफैक्टर। दीज आर यूजुअली मेटल्स। वो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो नॉर्मली मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक हो गया, आयरन हो गया, फेरेटिन, फेरिक एसिड, है ना। दे कैन नॉट बी डायलाइज्ड आउट। एंजाइम का काम ही ऐसा है। जिंक और फेरेटिन यूज नहीं होगा, लेकिन जिंक और फेरेटिन वहां पे लगेगा तो रिएक्शन अच्छा होगा। तो बेटा ऐसा एंजाइम्स जिसे काम करने के लिए लॉक एंड की में जिसकी की एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, यानी ऐसा एंजाइम्स जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी मेटल के जरिए काम करे, मेटल को अपने अंदर लेकर काम करे, मेटल को एज अ फूड लेकर वो काम करे, उसको कोफैक्टर कहते हैं। इसकी एग्जांपल में है मेटल लाइक जिंक, फेरेटिन, आयरन वगैरह। दे कैन नॉट बी डायलाइज्ड आउट is a cofactor. Inorganic substance required by the enzyme is called cofactor. Prosthetic group. Tightly bound coenzyme that does not dissociate from the enzyme. For example, biotin of carboxylase. बेटा इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका सेंटर आइडिया देती हूँ। ये कुछ चीजें आपस में मिलती हैं। कैसे? ओपोएंजाइम क्या है? इट्स अ प्रोटीन पार्ट ऑफ ऑल एंजाइम। In the absence of appropriate coenzyme, opoenzyme typically does not show biological activity. Absence of appropriate coenzymes. This one. Opoenzyme typically does not show biological activity. बेटा एक एंजाइम खाली पड़ा है तो वो होलो एंजाइम है। उस एंजाइम के ऊपर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लगे तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाता है कोफैक्टर।
उस होलो एंजाइम के ऊपर अगर प्रोटीनियस सब्सटेंस लगे, प्रोटीन का सब्सटेंस बना हुआ सब्सटेंस लगे, तो वो कहलाएगा ओप्पो एंजाइम, और नॉन प्रोटीनियस पार्ट लगे तो वो कहलाएगा उस वक्त कोफैक्टर। अदरवाइज वो पूरा का पूरा होलो एंजाइम है। नीचे वाली इक्वेशन को समझें। होलो एंजाइम खाली एंजाइम, एक खाली मशीन। इस होलो एंजाइम में अगर प्रोटीन पार्ट होगा, यानी प्रोटीन पार्ट यूज करके वो एंजाइम काम करेगा, तो ओप्पो एंजाइम कहलाएगा। ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट यूज करके अगर वो काम करेगा तो को एंजाइम कहलाएगा। ठीक। को एंजाइम और अप्पो एंजाइम दोनों मिलके होलो एंजाइम बनाते हैं, यानी एक्टिव एंजाइम बनाते हैं। एक और मिसाल देती हूँ, सिंपल है। एक और बात की, एंजाइम खाली एक मशीन है, उस एंजाइम में आधा हिस्सा प्रोटीन से बना है, आधा नॉन प्रोटीन से बना है, तो ही वो एंजाइम काम कर रहा है। उस वक्त वो एंजाइम होलो एंजाइम कहला रहा है। एंजाइम इज अ होलो एंजाइम कि उसका एक हिस्सा प्रोटीन है और एक हिस्सा नॉन प्रोटीन है। प्रोटीन हिस्सा ओप्पो एंजाइम कहलाएगा, नॉन प्रोटीन हिस्सा को एंजाइम कहलाएगा, यानी को फैक्टर कहलाएगा। अब बात समझ आई? होलो एंजाइम इज एंजाइम, मैम कोएंजाइम और कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर कोफैक्टर। जी आप क्या पूछ रहे हैं बेटा? मैम हम ये कह रहे हैं कि कोएंजाइम और कोफैक्टर सेम बात हुई। जी, इनऑर्गेनिक मेटल कोफैक्टर, तो वही इनऑर्गेनिक यानी नॉन प्रोटीनियस पार्ट कोएंजाइम। बेटा जी जो मैम। लगा ना, जो मेटल उसके ऊपर लगा वो कोफैक्टर है। जो मेटल उसके ऊपर लगा वो कोफैक्टर है। लेकिन एंजाइम का वो हिस्सा जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट चाहता है अपने अंदर, वो को एंजाइम कहलाता है। और वो एंजाइम जो अपने अंदर प्रोटीन पार्ट को चाहता है, वो ओप्पो एंजाइम कहलाता है। होलो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम जिसकी आधा हिस्सा प्रोटीन से बना होता है, आधा नॉन प्रोटीन से। जो हिस्सा प्रोटीन से बना होता है ओप्पो एंजाइम, और जो हिस्सा प्रोटीन से नहीं बना होता है इट्स को एंजाइम्स। बेटा 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप आगे चलेंगी। ठीक है, फिर से मीटिंग को हम कनेक्ट कीजिएगा। कोएंजाइम क्या है? दे आर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैंने आपको अभी बताया नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसमें मोस्टली यूज होते हैं विटामिन्स, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स। बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स यानी B1, B2, बायोटिन, B12, B11, ठीक है, ये वाले विटामिन्स यूज होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंशिएट आपको करना आया। इनऑर्गेनिक यानी नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होगा एंजाइम को। नॉन प्रोटीन पार्ट इन द फॉर्म ऑफ मेटल होगा, जिंक, आयरन, ये वो, तो वो कहलाएगा कोफैक्टर। ये है मिनरल्स। और अगर नॉन प्रोटीन पार्ट्स इन द शेप ऑफ विटामिन्स चाहिए होगा तो वो कहलाएगा कोएंजाइम्स। चाहिए दोनों जगह पे चाहिए नॉन प्रोटीन पार्ट। बात समझ आई? मैम फिर से बताएं। बेटा ठीक है, बस मीटिंग एंड हो गई है, आप रिकनेक्ट करें, मैं आपको यहीं से समझाती हूँ।